गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम गोल्जी उपकरण से अपने अध्ययन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स तक पढ़ा था। अब हम कुछ और कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर से। गोल्जी उपकरण, इसको पढ़ने से पहले दो बातें ध्यान में रखना कि गोल्जी उपकरण का एक कोशिकांग के रूप में कार्य क्या होता है। दूसरी चीज़, कितने टाइप्स होते हैं इसके। साथ ही साथ ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि गोल्जी उपकरण किस अन्य कोशिकांग के साथ पाया जाता है। चलिए, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने वर्ष 1898 ईस्वी में की थी। तो किस वर्ष खोजा गया है ये खोजा गया है वर्ष 1898 में, और किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी। और इन्हीं के ही नाम पर इसका नाम रखा गया है गोल्जी उपकरण। क्लियर? सामान्यतः यह मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होता है। ठीक है, मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे आप इस इमेज को देखो, ठीक है, गोल्जी उपकरण की ये जो अवस्था है जिगजैग वे में, इसीलिए कहा गया है ये कि मुड़ी हुई छड़ के रूप में ये प्रतीत होता है। क्लियर है? पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो इमेज है ना गोल्जी उपकरण की, ये वास्तविकता में इमेज है डिक्टियोसोम की। और ये डिक्टियोसोम मेनली कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं सॉरी, जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण की जो संरचना है वो एक सामान्य रूप से है, और जंतु की कोशिकाओं में इसे गोल्जी उपकरण ही हम कहते हैं। लेकिन पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण काफ़ी ज़्यादा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है डिक्टियोसोम। कहाँ पर? पादप कोशिका में। तो गोल्जी उपकरण और डिक्टियोसोम समान ही हैं, बस पादप कोशिका में इनको कहा जाता है डिक्टियोसोम, इनकी संरचना के आधार पर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नालिकाओं या चपटी कुंडिकाओं या सिस्टर्ने के समूह की तरह होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो संरचना है ना इसकी, ये मुड़ा हुआ जो पार्ट है गोल्जी उपकरण का, यही पार्ट जो मुड़ा हुआ है इसको कहते हैं सिस्टर्ने। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है सिस्टर्ने। ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है किस नाम से जाना जाता है? ये कहलाता है सिस्टर्ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जो सिस्टर्ने है ये किसका पार्ट है? गोल्जी उपकरण का। और कौन सा पार्ट होता है? जहाँ पर ये गोल्जी उपकरण मुड़ा हुआ सा प्रतीत होता है उसको कहा जाता है सिस्टर्ने। ठीक है, अब कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं स्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब इसकी इमेज को अगर आप देखो तो ये जो गोल्जी उपकरण है ना, इसके नीचे इस प्रकार की वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। मुड़े हुए पार्ट को हम कह रहे हैं सिस्टर्न, और ये जो नीचे की तरफ इस प्रकार की संरचना होती है ना यू शेप की, इसको कहा जाता है विस्कल्स या वैक्यूल्स। क्लियर है? गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क अंतः प्राद्रव्य जालिका की झिल्लियों से रहता है। यही चीज़ मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोली थी कि इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि ये किस अन्य कोशिकांग के साथ संलग्न पाया जाता है। तो किसके साथ पाया जा रहा है ये संलग्न? ये पाया जा रहा है अंतः प्राद्रव्य जालिका, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ ये पाया जाता है। मतलब इसकी जो संरचना है वो जुड़ी हुई रहती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, गोल्जी काय
कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाओं और जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में नहीं पाए जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट याद में रखने के लिए कि ये जो गोल्जी उपकरण है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं ये किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो ये नहीं होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है अंतर कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्तनधारियों की, मतलब जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की लाल रक्त कोशिकाओं में, आरबीसी में भी ये उपस्थित नहीं होते, एवं नील हरित शैवाल में भी ये नहीं पाए जाते। ठीक है, तो जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण नहीं होंगे। यह पैक किए हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर करता है, इसीलिए इन्हें कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया कार्य किसका, गोल्जी उपकरण का। और इसका मेन कार्य क्या है कि कोशिका के अंदर के जो पदार्थ हैं उन्हें कोशिका से अंदर या बाहर करता है कौन, गोल्जी उपकरण। ठीक है, बहुत सारे पदार्थों का एक्सचेंज होता है कोशिका के अंदर, उन पदार्थों को अंदर बाहर करना यही कार्य है किसका, गोल्जी उपकरण का। यह लाइसोसोम एवं पैरोक्सीसोम के निर्माण में भी मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज़ भी याद रखना है आपको कि लाइसोसोम और पैरोक्सीसोम का निर्माण भी करता है कौन, गोल्जी उपकरण। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट बनाने में भी सहायता करता है। अभी हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में कि किस प्रकार से कोशिका का विभाजन किया जाता है। पादप प्लेटों का जो निर्माण होता है ना, उस निर्माण में सहायता करता है कौन, गोल्जी उपकरण। क्लियर है। तो ये कुछ खास बातें हैं किसके संबंध में, गोल्जी उपकरण के। सबसे पहली कैमिलो गोल्जी ने इसे वर्ष 1898 ईस्वी में खोजा था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोल्जी उपकरण। कार्य क्या होता है, तो जो पैक किए हुए पदार्थ है ना, या ऐसे पदार्थ जो कोशिका में अनवांटेड हैं उनको कोशिका से बाहर करता है, और जो वांटेड है जिसकी कोशिका को अपनी वृद्धि में ज़रूरत होती है उनको ये कोशिका के अंदर ले आता है। तो इस प्रकार से पदार्थों को अंदर बाहर करता है कौन, गोल्जी उपकरण, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो ये है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, इसी को डिक्टियोसोम्स कहते हैं अगर ये पादप कोशिका में पाया जाएगा। और कहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो विभिन्न प्रकार की यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं, मैमल्स की मतलब स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है, और नील हरे शैवाल की कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। इतना क्लियर। इसके साथ साथ ये लाइसोसोम और पैरोक्सीसोम के निर्माण में भी एक अहम भूमिका अदा करता है। इज़ दैट क्लियर। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में अभी तक अपन को इतना मालूम है कि जो अभी हम पढ़ते हुए आए हैं गोल्जी उपकरण के बारे में, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर वाली इमेज है वो है एक कोशिका की इमेज, और नीचे वाली जो इमेज है वो लाइसोसोम की इमेज है। अब इस कोशिका में अगर आप ध्यान से देखो तो लाइसोसोम कुछ इस तरफ पाया जा रहा है। ठीक है, और नीचे ये जूम किया हुआ इमेज है किसका, लाइसोसोम का। कुछ इस प्रकार का होता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के विभिन्न कार्य क्या हैं, आइए उसके बारे में अपन समझते हैं। वर्ष 1955 में डी ड्यूब नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस संरचना की खोज की थी। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन होगा, डी ड्यूब। और किस वर्ष खोजा गया था, ये खोजा गया था वर्ष 1955 में। लाइसोसोम कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण फटने पर अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं।
इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या होता है, कभी कभी कोशिका के अंदर बहुत सारे अनवांटेड पदार्थ आ जाते हैं या जहरीले पदार्थ आ जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई एक्सटर्नल पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, लाइसोसोम्स अपने 24 एंजाइम्स को छोड़ देते हैं, उल्टी कर देते हैं एंजाइम्स की, और ये एंजाइम्स उस खतरनाक पदार्थ को या जहरीले पदार्थ को घेर कर पचा जाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लाइसोसोम्स के पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो 24 प्रकार के एंजाइम्स थे उनको उगल दिया। उन एंजाइम्स ने क्या किया, उस अनवांटेड पदार्थ को घेरा और ख़त्म कर दिया। लेकिन लाइसोसोम के पास तो कुछ भी नहीं बचा ना, उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया उस जहरीले पदार्थ को ख़त्म करने में और कोशिका की रक्षा करी। इसीलिए उसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्लियर है क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइसोसोम कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण फटने पर अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्लियर है। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी संरचना होती है। झिल्ली से घिरी संरचना का तात्पर्य है कि इस प्रकार से ये जो संरचना है ये एक लेयर से घिरी है, और लेयर को ही हिंदी में कहा जाता है झिल्ली। झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और इनका निर्माण खुरदुरी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका से होता है। जब अपन ने अंतः प्राद्रव्यीय जालिकाओं का अध्ययन किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अध्ययन किया था, तो उसमें अपन ने देखा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खुरदुरे और एक होते हैं स्मूथ। ठीक है। जो खुरदुरे अंतः प्राद्रव्यीय जालिका होती है उसमें राइबोसोम अटैच पाए जाते हैं, जहाँ से कोशिका के प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है कि लाइसोसोम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना लाइसोसोम, लाइसोसोम के निर्माण में भी एक अहम भूमिका अदा करती है। कौन सी? खुरदुरी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका। यह कोशिका के टूटे फूटे भागों व अपशिष्ट पदार्थों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कौन? लाइसोसोम। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई अनवांटेड पदार्थ कोशिका के अंदर आ जाता है तो लाइसोसोम अपने अंदर से 24 प्रकार के एंजाइम को उगल देते हैं, और इस प्रक्रिया में वे खुद भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, और वे कार्य क्या हैं? लाइसोसोम के द्वारा अंतः एवं बाहरी कोशिकीय पाचन होता है, अर्थात अंतः कोशिकीय पाचन में भी यह अंतः पाचन द्वारा अपना भोजन तथा बाहरी कोशिकीय पाचन में यह बाहरी वातावरण में पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस स्त्रावित करते हैं। ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, शब्दावलियाँ ऐसी ही होती हैं बायोलॉजी की। सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिका में जैसे हमारे शरीर में भी पाचन क्रिया होती है पूरी, ऐसे ही कोशिका में भी एक पूरी पाचन क्रिया संचालित होती है। और कोशिका की ये जो पाचन क्रिया संचालित हो रही है उसमें एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं कौन? लाइसोसोम। और ये क्या करते हैं? जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है, लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं जिस समय भी कोशिका में पाचन क्रिया संचालित होती है। क्लियर है। तो इस पाचन क्रिया से ही लाइसोसोम अपना भोजन भी प्राप्त करेंगे और पाचन क्रिया को ही संचालित करेंगे। ये है इस पॉइंट 1 का तात्पर्य, कि ये कोशिका की पाचन क्रिया से ही अपने भोजन को प्राप्त करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और पाचन क्रिया में ही सहायक की भूमिका भी अदा करेंगे। कौन? लाइसोसोम्स। यह बेकार कोशिकाओं को बाहर निकालता है तथा उन्हें नई कोशिकाओं से बदलता है, अर्थात यह मृत कोशिकाओं को भी तोड़ता है। एक्चुअल में यहाँ पर कोशिका नहीं होना चाहिए, कोशिका के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए कोशिकांग। इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ये कोशिकाओं को बाहर नहीं कर रहा है,
जो खराब कोशिकांग हैं, ठीक है, इन खराब कोशिकांगों को ये कोशिका से बाहर करता है और कोशिका में साफ सफाई का कार्य करता है कौन? लाइसोसोम। बाहरी पदार्थ जैसे विषाणु तथा जीवाणु को पाचित कर कोशिका की रक्षा करता है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बाहरी जहरीले पदार्थ होते हैं, उन जहरीले पदार्थों को कोशिका से बाहर करने में एक अहम भूमिका अदा करता है कौन? लाइसोसोम। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का श्वसन स्थल होता है। कोशिका में पाचन की क्रिया तो कंडक्ट करा दी किसने? लाइसोसोम ने। लेकिन अब ये जो भोजन का पाचन हुआ है कोशिका के अंदर, उस भोजन से एनर्जी कैसे जनरेट होगी? तो एनर्जी ग्लूकोज के रूप में जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात श्वसन की जो क्रिया होती है कोशिका के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया कंडक्ट करता है। इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल। आइए समझते हैं हम इसके लिए। इसकी खोज वर्ष 1880 में रिचर्ड ऑल्टमैन द्वारा की गई थी। तो किसने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए? वर्ष 1880 में रिचर्ड ऑल्टमैन के द्वारा इसे खोजा गया था। तथा बंडा, ठीक है, बंडा एक अन्य वैज्ञानिक का नाम है। बंडा ने इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब खोज हुई थी उस समय इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, इसका नाम क्या था? बायोब्लास्ट। ठीक है, इसे कोशिका का बिजली घर अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसकी बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। मतलब अब अगर ध्यान दो इस इमेज में, तो डबल लेयरों से घिरा हुआ है ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे घिरा हुआ है? डबल लेयर से, जिसकी जो सबसे बाहरी लेयर है वो छिद्रित होती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे छेद पाए जाते हैं बाहरी लेयर में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दो, एक झिल्ली तो ये हो गई, ठीक है, एक झिल्ली ये वाली हो गई और इनके बीच में ये वाला जो स्थान है, इस स्थान को कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। गुहा मतलब खाली स्थान। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना है ये कोशिका का पावर हाउस है, लेकिन ये डबल लेयरों से घिरा हुआ है। एक लेयर जो है वो अंदर की तरफ है, एक लेयर बाहर की तरफ है, और जो बाहर की तरफ लेयर है उसमें छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो गैपिंग है, वो गैपिंग को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। ठीक है, इसकी आंतरिक झिल्ली में अंदर की ओर उंगली जैसी रचनाएं निकली होती हैं, जिन्हें वालाय या क्रिस्टी कहा जाता है। ये जंतु कोशिका में अधिक पाई जाती हैं। ध्यान देखना, ये वाली जो संरचना है ना, ये इनको कहा जा रहा है क्या? क्रिस्टी। ऐसी ही चीज अपन ने अभी अंतः प्राद्रव्य जालिका के बाद जब अपन ने अध्ययन किया था गोल्जी उपकरण का, उसमें भी अपन ने ऐसी मुड़ी हुई संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। उनको भी कह रहे थे क्रिस्टी। ऐसी ही मुड़ी हुई संरचनाएं पाई जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनको भी क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तुमको याद रखना है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जा रहा है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस में तो होता ही है डीएनए, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या है? इसमें अपने स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। वैसे तो अपन ने ये पढ़ा था कि राइबोसोम खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका में चिपके हुए रहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए है और स्वयं का राइबोसोम है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है।
यह कोशिका द्वारा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि ऊर्जा कहाँ पर पैदा होती है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यह कोशिका द्वारा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा के प्रकार अर्थात एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। क्लियर है? तो ऊर्जा एक्चुअल में सेल में कहाँ जनरेट होती है? ऊर्जा जनरेट हो रही है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन किस फॉर्म में जनरेट हो रही है? एटीपी। और इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में ये ऊर्जा जनरेट होती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह कोशिकीय श्वसन का मुख्य अंग है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब कोशिका का पूरा जो श्वसन होता है वो कहाँ से संचालित हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही यह संचालित हो रहा है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यह वृद्धि, कोशिका विभाजन एवं कोशिका मृत्यु, कोशिका मृत्यु के लिए बायोलॉजी में एक शब्द है जिसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। वृद्धि, कोशिका विभाजन एवं कोशिका मृत्यु जैसे अन्य कार्य में भी सम्मिलित होता है। तो ये सारे कार्य संचालित होते हैं किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। परंतु माइटोकॉन्ड्रिया पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी कार्य की एवं संरचना केंद्रक द्वारा तथा कोशिका द्रव्य द्वारा संचालित होती है। इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जैसे अपन ने अभी देखा है, जितने भी कोशिकांग अपन ने अभी पढ़े हैं उन सब में अपन ने यही सीखा है कि ये जो विभिन्न कोशिकांग हैं ये सभी कोशिकांग स्वयं से ही संचालित होते हैं, स्वयं के द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं से संचालित नहीं हो रहा है। कोशिका का जो दिमाग है वो दिमाग क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में जो कोडिंग होती है उसके अनुसार ये पूरा न्यूक्लियस संचालित होता है। इतना अपन ने पढ़ा था, या अभी हम न्यूक्लियस को फिर से हम इलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं से संचालित ना होकर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य के अनुसार संचालित होता है। इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा गया है। क्लियर है? स्वायत्त तो है लेकिन अर्ध स्वायत्त है क्योंकि इसके कार्य का संचालन न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य पर डिपेंड करता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के एक्चुअल में कार्य क्या होते हैं? यह कोशिकीय श्वसन करता है। अभी अपन ने पढ़ा है कि मुख्य भूमिका अदा करता है कोशिका के श्वसन में। कोशिकीय श्वसन करता है एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित करता है। तो किस रूप में यह ऊर्जा उत्पादित हो रही है? एटीपी। और एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। शरीर में नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है? क्यों हो रहा है इस ऊर्जा का उपयोग? क्योंकि समझना, कोशिका के भाई हम अपनी ऊर्जा का उपयोग क्यों करते? अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संचालित करने के लिए करते हैं ना। वैसे ही कोशिका के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्य को करने में कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपभोग करती है। ठीक है? इसलिए ये क्या है? कोशिका का श्वसन स्थल है। ठीक है? अब 36 एटीपी अणु, एटीपी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। इस फॉर्म में एनर्जी उत्पादित करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें से 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बन रहे हैं। और ये जो एनर्जी के मॉलिक्यूल बनने की जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है क्रेब्स चक्र। अभी अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी में क्रेब्स चक्र क्या होता है। ग्लूकोज से एनर्जी का जो फॉर्मुलेशन होता है वो पूरी प्रक्रिया कहलाती है क्रेब्स चक्र। ठीक है? एक, जैसा कि यहाँ पर दिया है, एक ग्लूकोज के अणु टूटने से 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो 36 एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है, जिसमें से ये जो 34 मॉलिक्यूल्स हैं अकेले यही मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यह ज़रूरत पड़ने पर कैल्शियम का संचय एवं स्त्रावण भी करता है। ठीक है, तो कोशिका में जो कैल्शियम का संचय होता है वो भी स्टोर हो जाता है, मतलब कैल्शियम का स्टोरेज भी कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर। और जब कोशिका को कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही उस अनुसार उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट कार्य हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के। पहला क्या है कि ये एटीपी के रूप में एनर्जी के मॉलिक्यूल्स उत्पन्न करता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने पर 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, जिसमें से 34 मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम का भी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जब कोशिका को ज़रूरत पड़ती है तब ये कैल्शियम उपलब्ध कराता है। ये तो हो गई एक सामान्य बात। एक जो अहम बात है यहाँ पर वो ये है कि इसे पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता नहीं है अपने कार्य को संपादित करने की, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस के अनुसार ही संचालित हो रहा है। ये भी आपको याद रखना है। इतना क्लियर? चलिए अब अपन चलते हैं लवक पर। क्या होती हैं ये लवक? ठीक है, तो लवक शब्द ई हैकेल ने वर्ष 1966 में दिया था। ठीक है, तो लवक की खोज किसने की है? ई हैकेल ने, और उन्हीं ने इसका नामकरण भी किया है। यह पादप एवं शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि ये जो लवक है ये जंतु कोशिका में नहीं होते, सिर्फ पादप में और शैवालों की कोशिका में ही ये लवक पाए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको कहते हैं हम प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसी सेल्स में ही पाए जाते हैं जो सूर्य का सामना करती हैं, अर्थात प्लांट्स में और शैवाल में ये पाए जाएंगे। ये कोशिका द्रव्य के चारों ओर बिखरे रहते हैं। ठीक है, मतलब कोशिका द्रव्य जहाँ जहाँ पर बिखरा है उसमें चारों तरफ बिखरे रहते हैं कौन? लवक। और आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तश्तरी नुमा होते हैं। ठीक है, या तो गोल होंगे या फिर ओवल शेप के होंगे, या फिर जैसे स्पेसशिप होते ना एलियंस वगैरह के तश्तरी नुमा, वैसे दिखाई देंगे। इसके अलावा ये तारा नुमा, फीता नुमा, कुंडल आकार भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है उनकी संरचना पर। ठीक है, ज़रा अभी अपन आते हैं इसके डायग्राम पर, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ले पहले। लवक दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं जिसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लवक है तो ये जो लवक है वो दो लेयरों से घिरा हुआ है। एक लेयर ये हो गई बाहर वाली फर्स्ट लेयर, और एक लेयर ये हो गई अंदर वाली सेकंड लेयर। ठीक है, और फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के अंदर एक तरल पदार्थ होगा। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है क्या? स्ट्रोमा। क्लियर है? मतलब लवक के अंदर ये जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, इनमें स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन पदार्थ संचित होता है एवं ये अपना डीएनए तथा 70S प्रकार का राइबोसोम रखते हैं। ये चीज़ अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये जो 70S है ना, ये साइज होती है राइबोसोम की। 70S मतलब बड़े आकार का राइबोसोम इसके पास होता है। ठीक है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन ये जो लवक अर्थात प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम उपस्थित है। ठीक है, इनमें पाए जाने वाले रंजकों के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। रंजक का अर्थ होता है यहाँ पर कलर्स।
कलर्स, या फिर हम बोल सकते हैं पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? पिगमेंट्स या फिर कलर्स। तो इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसके अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रंगहीन लवक अर्थात आवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इस इमेज में देख लेना आप लोग, सब क्लियर हो जाएगा ये। जैसे ये 3 प्रकार के होते, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और फिर इनका विभाजन होता है। ये ल्यूकोप्लास्ट डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, समझना अब इसको। सबसे पहला कौन सा है? रंगहीन लवक या अवर्णी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है? जिसमें कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि ये जो विभाजन है ये कलर के आधार पर ही विभाजन हो रहा है, और जिसमें कलर है ही नहीं वो कौन सा है? रंगहीन लवक। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ हो गई। ठीक है, जड़ का कोई रंग होता है क्या? नहीं होता बेसिकली। ठीक है, जैसे जड़, भूमिगत तने, भूमिगत तने का मतलब स्टेम, ऐसी स्टेम जो भूमि के नीचे है। यह स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी है। तो प्लांट के अंदर जो स्टार्च बनता है या जो तेल बन रहा है उसको भी स्टोर करता है, ये कहना चाहिए प्लास्टिड अपने अंदर। इसी को कहा जाता है स्ट्रोमा। ये जो तरल पदार्थ है ये इसीलिए कहलाता है क्या? स्ट्रोमा। ठीक है, यह है एमाइलोप्लास्ट अर्थात स्टार्च संचय, एलायोप्लास्ट अर्थात वसा संचय, और प्रोटीनोप्लास्ट अर्थात प्रोटीन संचय करने के आधार पर 3 अन्य प्रकारों में विभाजित है। देखो, पूरा ये जो प्लास्टिड है ये संपूर्ण प्लास्टिड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बेसिकली। ठीक है, कौन कौन सा? अभी अपन ने पढ़ा है। सबसे पहला जिसका अध्ययन अभी हम कर रहे हैं वो है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद जिसमें कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिपेंडेड अपॉन कि ये किस पदार्थ का अपने अंदर संचय कर रहा है। और इसके 3 पार्ट्स हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब कैसे विभाजन हो रहा है तो इसको समझना। एमाइलोप्लास्ट जब स्टार्च का संचय करता है, एलायोप्लास्ट जब वसा का संचय करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट जब प्रोटीन का संचय करता है। ठीक है, तो किस पदार्थ का संचय ये अपने अंदर कर रहा है इस आधार पर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब जिसमें रंग नहीं था वो कहलाता था रंगहीन लवक, जिसे बायोलॉजी में कहा जाता था ल्यूकोप्लास्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें रंग है। तो रंगीन लवक या फिर वर्णी लवक, बायोलॉजिकल नाम आ जाएगा इसका क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम आएगा बायोलॉजिकल? क्रोमोप्लास्ट। गूगल क्रोम का साइन देखा है आपने? विभिन्न रंग होते ना, हरा, लाल, पीला, इसीलिए उसको नाम दिया गया क्रोम, गूगल क्रोम। ठीक है, वैसे ही क्रोमोप्लास्ट मतलब ये ऐसा लवक है जिसमें रंग पाया जा रहा है। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड रंजक के कारण रंग में पीले या लाल फूल, फल जैसे रंगीन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में वो वाले पार्ट्स जहाँ पर विभिन्न रंग पाए जा रहे हैं वो कहलाते हैं कौन से? रंगीन लवक। ठीक है, ये कई प्रकार के होते, जैसे टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीनॉइड के कारण, और चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। ठीक है, तो हर रंग का अपना एक कलर होता है, और कलर अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स में इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट उपस्थित है जिसे कहा जा रहा है क्या? वर्णी लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण वहाँ पर कलर होता है। हरित लवक, पत्तियों का हरा कलर हरित लवक के कारण होता है, जिसका बायोलॉजिकल नाम है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा कैरोटीनॉइड रंजक के बारे में। ठीक है,
कैरोटीनॉइड रंजक के कारण रंग में पीले या लाल फूल फल जैसे रंगीन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अपन ने अलग अलग कहना चाहिए कि प्लांट्स के उत्पादों के कलर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन पत्तियां तो हर पादप की हरी है ना, और वो पत्तियां हरी क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। क्यों है? क्योंकि इसी में मौजूद वर्णक अर्थात क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो किसके कारण सफल हो रही है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि पादप की जो कोशिकाएं हैं वो इस क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं, जो कि भोजन होता है किसका? पादपों का। इसीलिए क्लोरोफिल के कारण हो रही है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? कोशिका का रसोई घर। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन एवं जेंतोफिल नामक वर्णक भी होते हैं। पर्णहरित का अर्थ होता है यही क्लोरोफिल। ठीक है, लेकिन इस पर्णहरित के कारण कैरोटीन भी होता है और जेंतोफिल भी यहाँ पर पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उनमें कैरोटीन का निर्माण होना है। जैसे अपन ने पढ़ा ना ये कैरोटीन, अब आपने देखा होगा कि कुछ पादपों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, लेकिन जुड़ी भी रहती हैं पादप से, झड़ती नहीं है, लेकिन पीला रंग पकड़ लेती हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? पत्तियों का रंग पीला होने का उसका मेन कारण है कि पत्ती में कैरोटीन का निर्माण हो जाता है, इसलिए पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? पीला। इस पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। ये आप बहुत से यूपीएससी तक में आ चुका है ये क्वेश्चन कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति कारण वो होता है कैसा? हरा। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इस क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रसधानी या वैक्यूल्स के बारे में। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? रसधानियाँ झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सबसे पहली चीज, झिल्ली युक्त कोशिकांग का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो कोशिकांग है उसमें लेयर्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, जो जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, जीवाणु एवं पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। परंतु पादप कोशिकाओं में कम संख्या में तथा बड़े आकार की रसधानियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो रसधानियाँ या वैक्यूल्स हैं, ये इनकी साइज काफ़ी ज़्यादा होती है कहाँ पर? पादप कोशिकाओं में। लेकिन नंबर ऑफ वैक्यूल्स, संख्या में ये ज़्यादा होते हैं जंतु कोशिकाओं में, लेकिन पादप कोशिकाओं में इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ये झिल्ली द्वारा घिरी रहती हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो जिस लेयर के द्वारा ये वैक्यूल घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये जो लेयर होती है ना, जिस लेयर से ये घिरा हुआ है, इस लेयर को कहा जाता है क्या? टोनोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है, जो कोशिका को स्फीति तथा कठोरता देता है। ठीक है, कोशिका रस। ठीक है, कोशिकाओं का रस क्या है? कोशिका द्रव्य को ही कोशिका रस कहा गया है। तो वैक्यूल्स क्या कर रहे हैं? फूले हुए हैं। और ये फूले क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर भी कोशिका का द्रव्य मौजूद है, इस कारण से ये फूले हुए हैं। और इनके फूलने से ही कोशिका को स्थिरता भी प्रदान की जाती है। कोशिका रस में खनिज तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिका निगल जाती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के खनिज, जो भी पदार्थ कोशिका द्रव्य में होते हैं, वही पदार्थ पाए जाएंगे इस वैक्यूल में भी।
लेकिन इतना याद रखना कि जिस झिल्ली से ये वैक्यूल घिरा हुआ है उस झिल्ली को कहा जाता है क्या? टोनोप्लास्ट। ठीक है। इस कोशिकांग की कोई आधारभूत आकार व आकृति नहीं होती, अपितु कोशिका की जरूरत के अनुसार ये बदलती रहती है। ठीक है। तो इसकी कोई एक नियमित आकृति नहीं है, नियमित शेप नहीं है, बस जैसे ही कोशिका की ज़रूरत होती है, जैसे कोशिका को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा, कोशिका को अपना आकार कम करना है तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रिक्ति का अतिरिक्त जल व अपशिष्ट को कोशिका से बाहर निकालती हैं। तो कुछ कहना चाहिए कि कुछ छोटे छोटे से जो जीव होते हैं ना, या जो एक कोशिकीय जीव होते हैं बेसिकली, उनमें ऐसा अक्सर देखा गया है कि ये जो रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स होते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं, लेकिन जंतु एवं पादप कोशिका में ऐसा नहीं होता। रस रिक्तियां या सैप वैक्यूल्स क्या होते हैं? यह तरल भरी रिक्तिका होती है जो कोशिका द्रव्य टोनोप्लास्ट नामक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रहती है। ठीक है। तो सेल सैप या सैप वैक्यूल भी एक प्रकार की रिक्तिका ही है जो टोनोप्लास्ट क्या है? इसके बाहर की झिल्ली को कहते हैं, जो इस टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से कोशिका द्रव्य से अलग होती है। इसके बाद होगा गैस वैक्यूल। इसमें अंदर रस नहीं रहेगा, ठीक है, हवा रहेगी, इसलिए इसका नाम पड़ा है गैस वैक्यूल। यह गैसों का संग्रह करके कोशिका को हल्कापन, यांत्रिक सहारा व हानिकारक किरणों से सुरक्षा देते हैं। ठीक है। तो रस के स्थान पर यहाँ पर गैस रहेगी, जबकि रस रिक्तिकाओं में गैस के स्थान पर रस रहेगा। अब रसधानियों के क्या कार्य होते हैं? इन वैक्यूल्स के क्या कार्य होते हैं? यह ठोस व तरल पदार्थ का संग्राहक थैलियां हैं, मतलब कुछ पदार्थ तो इनमें तरल में होता और कुछ पदार्थ इनमें ठोस रूप में पाया जाता है। इनमें अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल व प्रोटीन भरे होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की अमीनो अम्ल हैं, अभी हम बायोलॉजी में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। शर्करा मतलब ग्लूकोज, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन, इन सभी चीज़ों का मिश्रण उपस्थित होता है इन रिक्तिकाओं में। ये कोशिका को पूर्ण रूप से फूला हुआ रखते हैं, क्योंकि ये खुद फूले हुए रहते हैं इसलिए कोशिका को ये फूला हुआ रखते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ, अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करती हैं। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि विभिन्न एक कोशिकीय जीवों में ये रिक्तिकाएं अर्थात वैक्यूल्स अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य भी संचालित करती हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण कार्य हो गए किसके? रिक्तिकाओं के, जो आपको याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं तारककाय अर्थात सेंट्रोजोम्स के बारे में। क्या होते हैं ये सेंट्रोजोम्स? हालांकि कोशिका का जब विभाजन होता है ना, मतलब कोशिका अपनी नई कोशिका में तब्दील होती है, तब इन तारककाय की एक अहम भूमिका होती है। लेकिन अभी क्या भूमिका है इनकी, आइए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले तारककाय अर्थात सेंट्रोजोम की खोज किसने की थी? इसकी खोज बोवेरी ने वर्ष 1888 ईस्वी में की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर उपस्थित होता है? ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखता है। तो इसकी रचना कैसी हो गई? बेलन जैसी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बेलन आकार आकृति होती है किसकी? तारककाय की। ठीक है। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास एक छोटा चमकदार क्षेत्र के रूप में यह दिखता है। ठीक है। तो कहाँ पर उपस्थित होता है? हमेशा ये केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस के पास में ही ये पाया जाएगा। मतलब जो जंतु कोशिका, जैसे हमारी कोशिका है, तो हमारी कोशिकाओं में ये कहाँ पर रहेगा? केंद्रक के पास में दिखाई देगा। केंद्रक के पास एक छोटे चमकदार क्षेत्र के रूप में ये दिखाई देता है।
इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। तो इस तारक काय में एक विशेष रचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रियोल कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां अर्थात एस्ट्रल रेज दिखाई पड़ती हैं। इनका बहुत व्यापक यूज होगा कहाँ पर, जब हम कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे। ये जो एस्ट्रल रेज होती हैं ये कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं तारक काय से, सेंट्रोजोम से ही। तारक काय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। तो इनका अहम भूमिका कहाँ पर होती है, जब भी कोशिका का विभाजन होता है, विशेष रूप से जंतु कोशिका का जब विभाजन होता है, तब ये तारक काय अहम भूमिका अदा करते हैं कोशिका को विभाजित करने के लिए। यह छोटी छोटी नाली का आकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। यह कोशिका विभाजन के पास स्पिंडल का निर्माण करती हैं। या कोशिका का जब विभाजन होता है ना, तो गुणसूत्रों को मतलब क्रोमोसोम्स को अपनी माता कोशिका से अपने स्वयं की कोशिकाओं में मतलब नई कोशिका में, डॉटर सेल्स में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये इन स्पिंडल के ऊपर ही जमा हो जाते हैं। ठीक है, इस स्पिंडल के ऊपर ही जमा हो जाते हैं और बीच से कोशिका टूट जाती है और नई कोशिकाओं में चली जाती है। तो क्रोमोसोम को अपनी माता कोशिका से अपने स्वयं की कोशिका में, नई कोशिका में ले जाने में स्पिंडल मदद करते हैं। ठीक है, और इस स्पिंडल को बना कौन रहा है, इन स्पिंडल को बना रहा है कौन, तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम्स। इसलिए कोशिका विभाजन के समय एक अहम भूमिका अदा करते हैं कौन, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर आपको। अब अपन चलते हैं कहाँ पर, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस पर। ठीक है, ये है एक एलैबोरेटिव डायग्राम किसका, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं क्या, क्रोमोसोम्स और डीएनए। ये डायग्राम है किसका, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किसे, न्यूक्लियस को। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में की थी। तो किसने खोजा था न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। किस वर्ष, वर्ष 1831 में। पहली चीज, कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो जैसा कि अपन ने लेक्चर 1 में माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखा था किसका, कोशिका का, तो बीच में अपन को दिखी थी एक बड़ी और गाढ़ी सी संरचना जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। इसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली होती है। ठीक है, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस पर। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी के दो नाम हैं इस केंद्रक झिल्ली के, एक तो है केंद्रक कला, एक केंद्रक झिल्ली और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है ना, इस डबल लेयर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छेद पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसको कहते हैं हम केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक के बाहर परंतु कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा है उसको कहेंगे हम कोशिका द्रव्य। अब ये जो छेद है ना केंद्रक में, केंद्रक की दोहरी झिल्ली में जो छेद हैं, उन छेदों से इस केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर जिसे हम बोलते हैं ना केंद्रक द्रव्य, वो कैसा रहता है, गाढ़ा अर्ध तरल। अर्ध तरल का तात्पर्य है कि पूर्ण रूपेण तरल नहीं है लेकिन जेली टाइप का तरल पदार्थ है, इसीलिए उसको कहते हैं हम अर्ध तरल।
अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? केंद्रक द्रव्य, और इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पर, ये धागे जैसी जो संरचनाएं हैं इन्हें क्या बोल रहे हैं हम? क्रोमैटिन जालिकाएं। क्या बोलते हैं इन्हें? क्रोमैटिन जालिकाएं। ठीक है, तो ये जो धागे जैसी संरचना केंद्रक द्रव्य में भरी हुई हैं वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं क्रोमैटिन। ठीक है, ये डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती हैं। अब यहाँ से तुमको याद रखना है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का बेस यहाँ पर है। ये जो क्रोमैटिन जो पदार्थ है ना, जो इस प्रकार से पाया जा रहा है, ये धागे जैसी संरचनाएं, ये धागे जैसी जो संरचनाएं हैं क्रोमैटिन है। इसी क्रोमैटिन में छुपा हुआ है क्या? डीएनए और प्रोटीन। और इसी डीएनए में हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ठीक है, और कहाँ पर है ये डीएनए? न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से जो धागेनुमा संरचनाएं है ना, इनमें छुपा हुआ है ये डीएनए। क्लियर है? और डीएनए में ही हमारी पीढ़ियों की इंफॉर्मेशन संग्रहित है। क्लियर है? कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। आई बात समझ में? देखो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन धागे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग अलग होकर, जैसे अभी ये जो धागे थे ये एक दूसरे से चिपके हुए थे, लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये जो धागे हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होकर छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित होते हैं, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसे? उसे कहते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है? सामान्य अवस्था में, आज ये डाउट तुम लोग अपना क्लियर कर लो, सामान्य अवस्था में गुणसूत्र नहीं होते हैं। क्या होता है? क्रोमैटिन के धागे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जब भी कोशिका का विभाजन किया जाता है या कोशिका का विभाजन होता है, क्रोमैटिन के धागे अलग अलग होकर एक नई संरचना में परिवर्तित होते हैं, जिसे कहा जाता है गुणसूत्र। ठीक है, और क्योंकि क्रोमैटिन बना होता है डीएनए का, तो ये गुणसूत्र भी बने हुए हैं डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। किसमें? डीएनए अणु में। क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। किसमें? डीएनए में। डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए का वो वाला भाग जहां पर आनुवांशिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसी को कहा जाता है जीन। जैसे देखो, ये है आपका क्रोमोसोम, दिख रहे हो कि नहीं? क्रोमोसोम में ये जो धागे नुमा संरचना है उसी को कहते हैं डीएनए। लेकिन डीएनए का वो वाला पोर्शन जहां पर आनुवांशिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो कहलाता है जीन। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि सामान्य अवस्था में जब कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है तो क्या वहां पर गुणसूत्र है? गुणसूत्र तो है, लेकिन किस फॉर्म में? क्रोमैटिन के फॉर्म में, जो बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन का। क्रोमोसोम हमें साफ साफ कब दिखाई देंगे? ये हमें साफ साफ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। क्लियर? अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो सामान्य, अब देखना इसको मैं एक आराम से डिस्क्राइब करूं। क्रोमैटिन,
क्रोमैटिन के बारे में क्या सीखा हमने? क्रोमैटिन के बारे में हमने ये सीखा कि क्रोमैटिन सामान्य अवस्था में केंद्रक के अंदर होता है गुच्छे के रूप में, और ये क्रोमैटिन बना होता है किसका? डीएनए प्लस प्रोटीन का। काय का बना हुआ है ये? डीएनए और प्रोटीन का। लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन परिवर्तित हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये क्रोमोसोम में भी उपस्थित होगा क्या? डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए में ही क्या छुपी है? हमारे शरीर की पूरी आनुवांशिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और डीएनए का वो वाला भाग जिसमें ये आनुवांशिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको कहते हैं हम जीन्स। क्या कहलाता वो वाला पोर्शन? वो पोर्शन कहलाता है जीन्स। इज दैट क्लियर? केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है एवं कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ठीक है। कोशिका की पूर्ण रूपेण कोशिका को कैसे संचालित करना है ये इंफॉर्मेशन तो कहाँ पर है? डीएनए में। तो सीधी सी बात है कि केंद्रक क्या करेगा? कोशिका की रक्षा करेगा। यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सॉरी। तो मुख्य रूप से जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं कोशिका के अंदर, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करेगा कौन? केंद्रक। क्योंकि कैसे नियंत्रित करना है ये पूरी इंफॉर्मेशन तो किसके पास है? केंद्रक के पास। यह कुछ जीवों में कोशिका जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन मतलब कोशिका का विकसित होना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल, विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। किस प्रकार से, किस शेप में कोशिका को परिवर्तित करना है, ये सब चीज़ों का निर्धारण करता है कौन? केंद्रक। एवं प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है, ठीक है। आरएनए का निर्माण भी करता है कौन? केंद्रक। क्योंकि आरएनए ही कंट्रोल करते हैं किसे? प्रोटीन के लिए। क्लियर है? आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट जाए, प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, फ़ोन नंबर जो पर्सनल फ़ोन नंबर है एक ही है, कोई ऐसा ऑफिशियल और पर्सनल अलग अलग नहीं है मेरा। वही नंबर है जिससे आप लोगों की काउंसलिंग की गई थी, ठीक है। आप कॉल करके मुझसे डाउट्स पूछ लिया करें, ठीक है। वर्ष 2021 सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे और हमें 21 में सिलेक्शन लेना है, ये ठान लें। इज़ दैट क्लियर? इसलिए बहुत ईमानदारी से आप लोग मेहनत करें और सभी वीडियोस को बार बार देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है उसको फिर से रिवाइंड करके देखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।